एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। मुल्ला बशीर पंजगोरी आ गया है, चलो बुलाया है तुम लोगों को। वाजा रहीम बख्श ने बारी बारी उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा। वो तीनों उठकर कमरे से बाहर आ गए। मोहम्मद दीन भी बरामदे के सामने लैंड क्रूजर के पास ऑटोमेटिक राइफल लिए खड़ा था। लैंड क्रूजर का ड्राइवर लॉन में घास पर टांगें पसारे बैठा हुआ था। उसने भी शलवार कमीज पहन रखी थी और सर पर स्याह रेशमी रुमाल बंधा हुआ था। वाजा रहीम बख्श उन तीनों को लेकर एक और कमरे में आ गया। उस कमरे में भी दबीज कालीन बिछा हुआ था, लेकिन यहाँ कुर्सियां या सोफे वगैरह नहीं थे। गाँव तकिए और खूबसूरत कुशन जगह जगह रखे हुए नजर आ रहे थे। सामने दीवार के करीब सुर्ख कवर वाले गाँव तकिए से एक आदमी टेक लगाए बैठा था। उसकी उम्र 45 और 50 के दरमियान रही होगी। फरबा जिस्म, छोटी गोल दाढ़ी जिसमें कुछ सफेद बाल भी चमक रहे थे, धारीदार कपड़े का लंबा चोगा और स्याह रेशमी रुमाल जिसके बॉर्डर पर सुर्ख धारियां थीं, मखसूस अंदाज में सर पर बंधा हुआ था। आबनूसी रंगत पर मोतियों की तरह चमकते हुए सफेद दांत बड़े अजीब लग रहे थे। उसके दाएं हाथ में मोटे मोटे सुर्ख दानों वाली तस्बीह थी। गाँव तकिए से इस तरह टेक लगाए बैठा था कि एक घुटना ऊपर उठा हुआ था। तस्बीह वाला हाथ घुटने पर टिका हुआ था। तस्बीह के सुर्ख दाने आहिस्ता आहिस्ता घूम रहे थे। वो मुल्ला बशीर पंजगोरी था। वो तीनों उसके सामने खड़े थे और वाजा रहीम बख्श बलोची में मुल्ला बशीर पंजगोरी को कुछ बता रहा था। लेकिन मुल्ला बशीर पंजगोरी के चेहरे के तासुरात से अंदाजा होता था जैसे वो उसकी बातें न सुन रहा हो। वो गहरी नजरों से बारी बारी उनकी तरफ देख रहा था। बिलाखिर मुल्ला बशीर पंजगोरी ने पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? उसके लहजे में अजीब सी सरसराहट थी। शारिक बोला, हम लोग कराची से किराए की एक लॉन्च पर तफरी के लिए। मुल्ला पंजगोरी ने शारिक की बात काट दी। बोला, मैंने कोई दास्तान सुनाने के लिए नहीं कहा। मुझे मालूम हो चुका है कि तुम लोग जुमेरात की शब नूरू चाचा की लॉन्च पर कराची के साहिल से रवाना हुए थे। मुझे ये भी मालूम हो चुका है कि चट्टान के करीब उस लॉन्च को आग लग गई थी या लगाई गई थी। मुझे कोई किस्सा सुनाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो पूछा था कि यहाँ तक कैसे पहुंचे। शारिक बोला, एक माल बरदार जहाज ने हमारी जानें बचाई थी। उसे ये जानकर हैरत हुई थी कि मुल्ला बशीर पंजगोरी को इन बातों का कैसे पता चल गया। लॉन्च में आग लगने के बारे में तो हो सकता है उसी जहाज के कप्तान ने कराची की बंदरगाह को इत्तला दी हो। समंदरी जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों को ऐसी बातों का फौरन पता चल जाता है। लेकिन उसे ये कैसे पता चला कि ये लोग नूरू चाचा की लॉन्च पर जुमेरात की शब साहिल से रवाना हुए थे? ये शख्स यकीनन और भी बहुत कुछ जानता होगा, इसलिए शारिक मोहतात हो गया। फिर बोला, वो जहाज यहाँ से कई मील दूर एक मोटर बोट पर हमें उतार कर चला गया। जहाज के कप्तान ने कहा था कि हमें यहाँ पनाह मिल जाएगी। मुल्ला बशीर पंजगोरी के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। बोला, पनाह? यहाँ मौत भी तुम लोगों का मुकद्दर बन सकती है। चलो, इस हद तक मान लेता हूँ कि तुम लोग किसी जहाज से मोटर बोट पर उतरे थे, लेकिन मोटर बोट का रुख किसी और तरफ क्यों नहीं हुआ? मेरे डेरे की तरफ आने का मकसद क्या था? मैं सच जानना चाहता हूँ। वो तीनों कांप कर रह गए। उन्हें समझने में देर न लगी कि मुल्ला बशीर पंजगोरी किसी गलत फहमी का शिकार हो गया था। कहीं वो ये तो नहीं समझ रहा कि ये लोग किसी बुरी नीयत से उसके डेरे की तरफ आए थे और पकड़े गए थे। ऐसी सूरत में मौत ही उनका मुकद्दर बन सकती थी। शारिक ने कनखियों से डिकोस्टा की तरफ देखा। डिकोस्टा ने उसकी तरफ देखते हुए मध्यम लहजे में कहा, वाजा पंजगोरी, सच बात तो यह है कि हम लोग हाजी अब्दुल्लाह के आदमी हैं। मुल्ला बशीर पंजगोरी की आंखों में उलझन तैर गई। बोला, हाजी अब्दुल्ला? लाहौर वाला? डिकोस्टा ने कहा, जी वाजा, हम लोग एक अहम काम से निकले थे, लेकिन समंदर में उस चट्टान के करीब पहुंचकर हमें धोखे से कत्ल करने की कोशिश की गई। इसी दौरान न जाने किस तरह लॉन्च को आग लग गई और हम बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचा सके। मुल्ला पंजगोरी ने डिकोस्टा के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, इसमें मुझे अब भी थोड़ा सा झूठ नजर आ रहा है। फिर नौलखे और शारिक की तरफ देखने लगा। डिकोस्टा ने कहा, यह सच है वाजा, टेलीफोन आपके पास मौजूद है। हाजी अब्दुल्ला आपका दोस्त है, आप चाहें तो तस्दीक कर सकते हैं। मुल्ला बशीर पंजगोरी ने कहा, वो तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन लॉन्च में आग लग जाने वाली बात हलक से नहीं उतरती। इस मर्तबा शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, लॉन्च को आग हमने खुद लगाई थी। मुल्ला बशीर पंजगोरी ने उसे घूरा। बोला, क्यों? शारिक ने जवाब दिया, ये तासुर देने के लिए कि लॉन्च के साथ उसके मुसाफिर भी खत्म हो चुके हैं।
नूरू चाचा के बेटे कासिम ने हमें धोखे से कत्ल करने की कोशिश की थी। उनसे एक रात पहले भी लॉन्च पर हंगामा हुआ था। हमारे साथ किराए के 2 आदमी थे। उन्हें किसी तरह पता चल गया कि लॉन्च में क्या है। पहले उन्होंने हमें ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन खुद ही मछलियों की खुराक बन गए। फिर कासिम ने मुझे ब्लैकमेल करना चाहा और बाद में हमें कत्ल करने की कोशिश की। खैर, ये कारोबार ही ऐसा है, यहाँ इंसानी जिंदगी की कोई वक़्त नहीं। अगर हम भी कत्ल हो जाते तो शायद किसी को अफसोस न होता। पंजगोरी ने कहा, और तुम जानते हो कि कत्ल की सजा भी मौत होती है। शारिक ने कहा, यह रियासत हम पर कत्ल का मुकदमा नहीं चला सकती। लॉन्च पर जो कुछ भी हुआ था पाकिस्तान की समंदरी हुदूद में हुआ था और कोई भी इस वाक़े का चश्मदीद गवाह नहीं। समंदर में हादसात होते रहते हैं। जहां तक इस रियासत का ताल्लुक है तो मैं ये एतराफ़ ज़रूर करूंगा कि हम गैर कानूनी तौर पर इसकी हुदूद में दाखिल हुए हैं और इस रियासत के कानून के मुताबिक हमें सिर्फ इसी जुर्म की सज़ा मिल सकती है। मुल्ला बशीर पंजगोरी उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, दलेर आदमी हो। फिर रहीम बख्श की तरफ रुख करके कुछ कहा। रहीम बख्श ने कमरे के कोने में रखा हुआ टेलीफोन उठाकर मुल्ला बशीर पंजगोरी के सामने रख दिया। पंजगोरी ने रिसीवर उठाया, नंबर डायल किए, चंद लम्हे तेज लहजे में किसी से बात करता रहा, फिर रिसीवर रख दिया और शारिक की तरफ देखते हुए बोला, दलेर आदमी हो और मैं बहादुरों की कदर करता हूँ। शारिक ने कोई जवाब न दिया। तकरीबन 3 मिनट के बाद टेलीफोन की घंटी बजी। मुल्ला बशीर पंजगोरी ने रिसीवर उठा लिया, हेलो कहकर चंद लम्हे इंतजार किया, फिर उर्दू में किसी से बात करने लगा। उन तीनों के चेहरों पर तमानियत सी आ गई। मुल्ला बशीर पंजगोरी दोस्ताना लहजे में टेलीफोन पर हाजी अब्दुल्लाह से बात कर रहा था। फोन पर बात करते हुए वो बारी बारी उन तीनों की तरफ देख रहा था। फिर उसने रिसीवर रख दिया और एक बार फिर बारी बारी उन तीनों की तरफ देखते हुए बोला, तुम तीनों में शारिक कौन है? शारिक ने जवाब दिया, शारिक मेरा नाम है। मुल्ला बशीर पंजगोरी ने कहा, आफरीन है, आओ बैठो बैठो तुम लोग। हाजी अब्दुल्ला ने बताया है कि तुम पहली मर्तबा किसी ऐसे मिशन पर गए हो, लेकिन तुमने जिस तरह अमानत की हिफाजत की है वो काबिल तारीफ है। कासिम ने तुम्हारे साथ धोखा किया था, उसे मर ही जाना चाहिए था। शारिक ने उसके सामने बैठते हुए कहा, मजबूरी थी, अगर हम उन्हें न मारते तो वो लोग हमें मार देते। किसी के एतमाद को ठेस पहुंचाना मेरी फितरत में शामिल नहीं है। हाजी अब्दुल्ला ने मुझ पर एतमाद किया था। अमानत की हिफाजत के लिए मेरी जान भी चली जाती तो मुझे अफसोस न होता। मुल्ला बशीर पंजगोरी ने फिर कहा, आफरीन, तुम लोग रहीम बख्श के साथ जाओ, मुंह हाथ धो लो, अपना हुलिया दुरुस्त करो। और रहीम बख्श की तरफ देखने लगा, बोला, इनके लिए नाश्ते खाने का बंदोबस्त करो, ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रहीम बख्श ने कहा, जी वाजा। नौलखा मुल्ला बशीर पंजगोरी की तरफ देखते हुए बोला, वाजा हमारे साथ एक। मुल्ला बशीर पंजगोरी ने उसका मतलब समझते हुए बात काट दी, बोला, हाँ, वो लड़की भी तुम्हारे साथ बैठकर नाश्ता करेगी, फिक्र मत करो। वो तीनों वाजा रहीम बख्श के साथ कमरे से निकल गए। 1 घंटे के बाद वो एक बार फिर मुल्ला बशीर पंजगोरी के कमरे में बैठे हुए थे। इस मर्तबा उनके साथ समीना भी थी। उनके सामने कालीन पर दस्तरखान बिछा हुआ था और मोहम्मद दीन नाश्ता लगा रहा था। नाश्ते के बाद बर्तन और दस्तरखान उठा लिया गया तो मुल्ला बशीर पंजगोरी शारिक की तरफ देखते हुए बोला, अब बताओ तुम लोग क्या चाहते हो, मुझसे किस किस्म की मदद चाहते हो? शारिक बोला, हम पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। आपकी लॉन्चें तो गवादर तक आती जाती रहती हैं, हमें भी अपनी किसी लॉन्च पर भिजवा दें। अगर किसी और की लॉन्च में भी बंदोबस्त हो जाए तो हम मुआवजा देने को तैयार हैं। मुल्ला बशीर ने कहा, हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसकी उंगलियां बदस्तूर तस्बीह के मोतियों पर चल रही थीं। फिर बोला, मेरी एक लॉन्च गवादर गई है, वो 1-2 दिन तक आ जाएगी तो मैं तुम लोगों को भिजवा दूंगा। तुम लोग 2-3 दिन यहाँ रहो हमारे मेहमान बनकर, तुम लोगों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा कि तुम लोग दिन के वक्त इस हवेली के गेट से बाहर नहीं निकलोगे। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम लोगों को देख ले तो मामला गड़बड़ हो जाए। शारिक बोला, 2-3 दिन। मुल्ला बशीर पंजगोरी ने कहा, हाँ, मजबूरी है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उठते हुए बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मौका मिला तो शाम को चक्कर लगाऊंगा। शहर में मेरी मसरूफियत इतनी है कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। वो चारों भी उठकर खड़े हो गए और उसके साथ ही कमरे से बाहर निकल आए। ड्राइवर बरामदे में खड़ा था। वो पंजगोरी को देखकर लैंड क्रूजर की तरफ लपका। वाजा रहीम बख्श ने भी जल्दी से आगे बढ़कर मुल्ला बशीर पंजगोरी के लिए लैंड क्रूजर का दरवाजा खोल दिया। पंजगोरी गाड़ी में बैठने से पहले रहीम बख्श की तरफ देखते हुए बोला, रहीम बख्श, वाजा इनका ख्याल रखना, मेहमान हैं हमारे, बहुत दूर से आए हैं, कोई तकलीफ ना होने पाए इनको। रहीम बख्श ने कहा, वाजा आप फिक्र न करें। मुल्ला बशीर पंजगोरी सीट पर बैठ गया। रहीम बख्श ने दरवाजा बंद कर दिया। पंजगोरी ने उनकी तरफ देखकर हाथ हिलाया और लैंड क्रूजर हरकत में आ गई। धूप फैल रही थी। ये लोग बरामदे में खड़े इधर उधर देख रहे थे। लॉन के इर्द गिर्द दायरे की सूरत में नारियल के दरख्त लगे हुए थे। लॉन बड़ा खूबसूरत था, घास खासी दबीज थी
और क्यारियों में लगे हुए पौधों पर रंग बिरंगे फूल भी मुस्कुरा रहे थे। लॉन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाती थी। समीना और शारिक बरामदे से निकलकर लॉन में आ गए और फिर उस चबूतरे की तरफ बढ़ने लगे जिसके दूसरी तरफ खाड़ी थी और सफेद लॉन्च उस खाड़ी में खड़ी थी। वो चबूतरे के साथ पुख्ता रविश पर आगे बढ़ते रहे। मोहम्मद दीन ने अगरचे उन्हें उस तरफ जाते देखा था मगर उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मुल्ला बशीर पंजगोरी से मुलाकात के बाद उन दोनों का रवैया बदल गया था। अब वो बड़े एहतराम से उनसे बात करते थे। वो दोनों प्लेटफॉर्म नुमा रविश पर चलते हुए खाड़ी के आखिरी सिरे पर आ गए। दरअसल खाड़ी शुरू ही यहाँ से होती थी। समंदर का एक कुशादा कटाव था जो अंदर तक चला गया था। मुमकिन है कि कटाव पहले इतना तवील ना हो और बाद में जमीन की खुदाई करके उसे भी खाड़ी के साथ शामिल कर लिया गया हो। ये खाड़ी का दहाना था जो तकरीबन 100 फुट चौड़ा था। दहाने पर एक बहुत लंबे आहनी पाइप का बैरियर लगा हुआ था। दाईं तरफ दीवार के करीब एक सुतून के हुक में मोटा सा रस्सा लिपटा हुआ था। उस रस्से को खोल देने से पाइप ऊपर उठ जाता और किसी लॉन्च या कश्ती की आमदोरफ्त के लिए रास्ता खुल जाता। दहाने के करीब बैरियर के अंदर की तरफ एक बहुत बड़ी लॉन्च लंगरअंदाज थी जिसे देखकर अंदाजा होता था कि ये लॉन्च अब इस कदर पुरानी हो चुकी थी कि अब शायद इस्तेमाल के काबिल नहीं रही थी। लेकिन हकीकत ये थी कि बज़ाहिर कबाड़ नजर आने वाली ये लॉन्च भी स्मगलिंग के कारोबार में अक्सर बेशतर इस्तेमाल होती रहती थी। इस लॉन्च के पहलू में बाईं तरफ वो मोटर बोट भी एक रस्से के साथ जेटी से बंधी हुई थी जिस पर वो लोग गुज़श्ता रात जहाज से चट्टानों तक पहुंचे थे। वो दोनों वहां खड़े बहुत देर तक समंदर की तरफ देखते रहे। फिर धूप चुभने लगी तो वापसी के लिए मुड़ गए। दूर से ये इमारत बड़ी खूबसूरत लग रही थी। इमारत के दाईं तरफ एक छोटी सी मस्जिद भी थी। सिर्फ एक कमरा था जिसके दाईं तरफ एक छोटा सा मीनार बना हुआ था। मस्जिद वाले उस कमरे के सामने एक मुख्तसर सा पुख्ता सहन भी था। वो दोनों टहलते हुए दूसरी तरफ निकल गए जहां अलग थलग गोदाम नुमा कमरे बने हुए थे जिनके दरवाजे खासे मजबूत थे। वो कुछ देर इधर उधर टहलते रहे और फिर वापस आ गए। नौलखा और डिकोस्टा बरामदे में नहीं थे, किसी कमरे में जा चुके थे। वो दोनों उन्हें तलाश करते रहे लेकिन वो किसी कमरे में नजर नहीं आए। उसी वक्त रहीम बख्श उधर से गुजरा तो शारिक ने उसे रोक लिया। उसने पूछा, हमारे साथी कहाँ गए वाजा? डिकोस्टा से उसे पता चल गया था कि बलोच किसी को एहतराम से बुलाने के लिए वाजा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जैसे जनाब या भाई साहब वगैरह। रहीम बख्श ने कहा, वो लोग ऊपर कमरे में हैं, आप लोग भी घूमो फिरो, मगर वाजा हवेली के गेट से बाहर मत जाना, नहीं तो हमारी शामत आ जाएगी। शारिक ने कहा, फिक्र मत करो, हम लोग हवेली से बाहर नहीं जाएंगे। वो लोग ऊपर की मंजिल पर आ गए। बज़ाहिर छोटी नजर आने वाली ये इमारत खासी वसी थी। कई कमरे थे। दूसरी मंजिल के ऊपर भी एक गोल कमरा बना हुआ था। उस कमरे में चारों तरफ छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई थी। एक तरफ से दूर तक समंदर दिखाई दे रहा था और दूसरी तरफ जजीरे का अंदरूनी इलाका। शारिक और समीना एक खिड़की के सामने खड़े देर तक बाहर देखते रहे। रेगिस्तानी इलाका था और बबूल या इसी किस्म की झाड़ियां बकसरत नजर आ रही थीं। वो लोग उस गोल कमरे से निकलकर दूसरी मंजिल पर आ गए और बिलाखिर एक कमरे में उन्हें नौलखा और डिकोस्टा नजर आ गए। वो कालीन पर टांगे पसारे बैठे बातें कर रहे थे। शारिक और समीना भी उनके करीब बैठ गए। नौलखे ने कहा, मालूम होता है कि इन्हें कालीन कहीं से मुफ्त में मिल गए थे। हर कमरे में कालीन ही कालीन बिछे हुए हैं और तो और दीवारों पर भी कालीन टंगे हुए हैं। वो देखो कितनी खूबसूरत सीनरी बनी हुई है उस कालीन पर। शारिक दीवार पर टंगे हुए कालीन की तरफ देखने लगा। वो कालीन 6 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा था जिस पर किसी नखलिस्तान की सीनरी बनी हुई थी। इस किस्म के कालीन वो मुख्तलिफ कमरों में देख चुका था। ये अफगानी और ईरानी कालीन थे जो आराइश के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए जाते थे। नौलखे की बात पर किसी ने तबसरा नहीं किया था। इस मर्तबा भी नौलखे ने लबकुशाई की। बोला, अब देखना यह है कि ये लोग हमें यहाँ से कब जाने देते हैं। शारिक बोला, मुल्ला बशीर पंजगोरी ने कहा तो है कि 2-3 दिन में हमें यहाँ से भेज देगा और मेरा ख्याल है हमें उसकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए। नौलखा बोला, और ये 2-3 दिन हम यहाँ कैद में रहेंगे? शारिक ने कंधे उचकाते हुए कहा, मजबूरी है। फिर मुस्कुराते हुए बोला, शुक्र करो कि हम आजाद हैं, अपनी मर्जी से इस वसीओ अरीज अहाते में घूम फिर सकते हैं। अगर कहीं पकड़े जाते तो जेल की छोटी सी कोठरी में बंद होते और तुम दरवाजे की आहनी सलाखों को दोनों हाथों में पकड़े हीर वारिस शाह या माहिया गारे होते। नौलखा बोला, हाँ भाई ये बात तो है, लेकिन इस तरह यहाँ बैठे बैठे तो हम तख्ते की तरह अकड़ जाएंगे। शारिक बोला, ठहरो, हमें वक्त गुजारने के लिए अपने लिए कोई दिलचस्पी तलाश करनी होगी। मैं वाजा रहीम बख्श से पूछता हूँ, ताश वगैरह मिल जाए तो काम बन सकता है। ये कहते हुए वो उठकर कमरे से निकल गया। 15 मिनट के बाद वो वापस आया तो उसके पास बोसीदा से ताश के पत्ते थे। वो चारों बैठकर ताश खेलने लगे। इस तरह वक्त गुजारने में कुछ आसानी हो गई। वो दिन भर ताश खेलते रहे। दोपहर का खाना भी उन्होंने उसी कमरे में खाया था।
शाम से जरा पहले वो लॉन में आकर बैठ गए। चाय भी उन्होंने यहीं बैठकर पी थी। शाम का अंधेरा फैलने में अभी थोड़ी देर थी कि फजा में फटफट की मध्यम सी आवाज सुनाई देने लगी। उन चारों ने बैक वक्त आसमान की तरफ देखा। आवाज हेलीकॉप्टर से कुछ मिलती जुलती थी, लेकिन साफ आसमान पर दूर दूर तक हेलीकॉप्टर का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। फिर दफतन यूं लगा जैसे वो आवाज समंदर की तरफ से आ रही है। शारिक बोला, मेरा ख्याल है कोई मोटर बोट है, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं देखता हूँ। शारिक उठकर खाड़ी के दहाने की तरफ चला गया। पुरानी लॉन्च के करीब पहुंचकर वो रुक गया और समंदर की तरफ देखने लगा। बाईं तरफ से एक मोटर बोट आती हुई नजर आई, जिस पर 2 आदमी थे। उनके जिस्मों पर वर्दी थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनका ताल्लुक किसी सरकारी इदारे से है। शारिक लॉन्च की आड़ में हो गया। उसने पीछे मुड़कर भी देखा। वाजा रहीम बख्श समीना वगैरह को एक कमरे की तरफ ले जा रहा था। शारिक एक बार फिर समंदर की तरफ देखने लगा। एक आदमी अब बोट में खड़ा हो गया था। उसके बेल्ट में उड़सा हुआ रिवॉल्वर भी साफ नजर आ रहा था। तभी रहीम बख्श की आवाज आई, वाजा, मैं तुमको उधर ढूंढ रहा हूं और तुम यहाँ खड़े हो। वो लोग तुम्हें देख लेंगे तो गजब हो जाएगा। इस लॉन्च के कैबिन में घुस जाओ और जब तक मैं न कहूं बाहर मत आना। शारिक आड़ लेता हुआ लॉन्च के कैबिन में घुस गया। उसने रहीम बख्श को तेज तेज कदम उठाते हुए खाड़ी के दहाने की तरफ जाते हुए देखा। ऑटोमेटिक राइफल उसके हाथ में थी। मोटर बोट रुक गई, इंजन भी बंद हो गया। शारिक उन्हें देख नहीं सकता था, उनकी आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसे रहीम बख्श की आवाज आई, क्या बात है वाजा, तुम लोग इधर किस वास्ते आए हो? उसे जवाब मिला, कल रात कुछ लोग साहिल पर उतरते हुए देखे गए थे, हम उन्हें तलाश कर रहे हैं। ये उस आदमी की आवाज थी जो मोटर बोट से उतरा था। वो उर्दू बोल रहा था और लहजा बिल्कुल साफ था। शारिक को समझने में देर न लगी कि वो कोई पाकिस्तानी था। खलीज की रियासतों की पुलिस, फौज और दीगर सरकारी महकमों में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। रहीम बख्श ने कहा, बहुत अच्छे वाजा, बहुत अच्छे। उन लोगों को कल रात साहिल पर उतरते हुए देखा गया था और तलाश तुम लोग अब कर रहे हो। क्या तुम्हारे ख्याल में वो लोग साहिल पर कहीं बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे? उस शख्स ने जवाब दिया, उनके बारे में हमें आज दोपहर को इत्तला मिली थी। हम लोग उन्हें साहिली बस्तियों में तलाश करते फिर रहे हैं। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, हम लोग इस डेरे की भी तलाशी लेना चाहते हैं। रहीम बख्श बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया वाजा? रहीम बख्श के लहजे में इस मर्तबा सख्ती थी। वो बोला, क्या तुम्हें नहीं मालूम ये मुल्ला बशीर पंजगोरी का डेरा है और इजाजत के बगैर कोई इसके अंदर कदम भी नहीं रख सकता? उस शख्स ने कहा, ये डेरा मुल्ला बशीर पंजगोरी का हो या किसी और का, कानून से कोई भी बालातर नहीं है। हम इस डेरे की तलाशी लेंगे। रहीम बख्श ने कहा, तो फिर हिम्मत है तो कदम आगे बढ़ाओ, इस राइफल की सारी गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतार दूंगा। दूसरे आदमी की आवाज सुनाई दी, देखो तुम हमारे काम में रुकावट पैदा कर रहे हो और तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। रहीम बख्श बोला, अरे वाजा, तुम कदम तो आगे बढ़ाओ, फिर देखो मैं तुम्हें कानून का कैसा तमाशा दिखाता हूँ। रहीम बख्श की आवाज में हल्की सी गुर्राहट थी। उस आदमी की शिकस्त खुर्दा सी आवाज सुनाई दी, ठीक है, हम दोबारा यहाँ आएंगे और फिर देखूंगा कि तुम हमें अंदर दाखिल होने से कैसे रोकते हो। थोड़ी देर के बाद मोटर बोट की आवाज सुनाई दी जो बतदरीज दूर होती चली गई। शारिक लॉन्च के कैबिन से बाहर आ गया। शारिक ने रहीम बख्श की तरफ देखते हुए कहा, अगर ये मजीद फोर्स लेकर वापस आ गया तो? रहीम बख्श बोला, फिक्र मत करो, दफ्तर वापस पहुंचने से पहले पहले इसकी नौकरी खत्म हो चुकी होगी। वो दोनों हवेली की तरफ वापस आ गए। रहीम बख्श एक कमरे में घुस गया और फोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। वो कुछ देर तक बलोची जबान में किसी से बातें करता रहा, फिर उसने फोन बंद कर दिया और शारिक की तरफ देखने लगा। उसके होंठों पर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट थी। शाम का अंधेरा फैल चुका था। 8 बजे के लगभग उन्होंने खाना खा लिया। मुर्गाबी का गोश्त था, बेहद लजीज। वो खाने से फारिग हुए ही थे कि एक गाड़ी हवेली के गेट के सामने आकर रुकी। रहीम बख्श ने गेट का जेली दरवाजा खोला और जब वो वापस आया तो उसके साथ 2 आदमी और भी थे। उनमें एक खूब लंबा तड़ंगा था, चेहरे से वो बलोच नहीं लगता था। उसने सफेद टी शर्ट और काली पतलून पहन रखी थी। दूसरा दरमियाने कद का था, वो बलोच था। वो लोग देर तक खड़े बातें करते रहे, फिर उस कमरे में आ गए जहां शारिक वगैरह बैठे हुए थे। लंबे कद वाला आदमी बड़ी गहरी नजरों से समीना की तरफ देख रहा था। समीना को उसकी नजरें अपने जिस्म में चुभती हुई सी महसूस हो रही थी। रहीम बख्श ने उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुल्ला बशीर पंजगोरी ने इन दोनों आदमियों को हवेली और तुम लोगों की हिफाजत के लिए भेजा है। शारिक ने पूछा, यहाँ रेड का खतरा है क्या? रहीम बख्श ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं वाजा, उन दोनों आदमियों को तो वापस अपने दफ्तर पहुंचने से पहले ही न सिर्फ नौकरी से निकाल दिया गया बल्कि मुदाखलत बेजा के इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। अगरचे अब कोई और इस तरफ आने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन सरफिरे लोग बहुत हैं, इसलिए मुल्ला बशीर पंजगोरी ने इन लोगों को यहाँ भेज दिया है। अब तुम लोग फिक्र मत करो। फिक्र तो बहरहाल उन्हें थी। वो जब तक यहाँ से निकल न जाते उनकी परेशानी खत्म नहीं हो सकती थी और यहाँ से निकलना उनकी अपनी मर्जी पर मुनहसिर नहीं था।
इसका इन्हिसार मुल्ला बशीर पंजगोरी पर था कि उसकी लॉन्च कब आती है और वो उन्हें गवादर कब रवाना करता है। उस रात वो सब एक ही कमरे में थे और देर तक जागते रहे। न जाने क्या बात थी कि समीना अपने दिल में एक अजीब सा खौफ महसूस करने लगी थी। शाम को नए आने वालों में से लंबे कद वाले ने जब घूरती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा था तो ये खौफ उसी वक्त उसके दिल में पैदा हुआ था और कोशिश के बावजूद वो उससे निजात नहीं पा सकी थी। रात खैरियत से गुजर गई। सुबह नाश्ते के बाद उन्हें पता चला कि लंबे कद वाला जिसका नाम सज्जाद था शहर वापस चला गया था। समीना ने इत्मीनान का सांस लिया। वो दिन भी उन्होंने ताश खेलने और जेटी, लॉन और हवेली में घूमते फिरते गुजारा। शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद सज्जाद वापस आ गया। उसे देखकर समीना के जहन में एक बार फिर खौफ सा उभरा। रात का खाना खाने के बाद वो फिर एक कमरे में बंद हो गए। नौलक्खा थोड़ी देर बाद ही ऊँघने लगा। शारिक और डिकोस्टा बातें करते रहे। कल सुबह मुल्ला बशीर पंजगोरी से मुलाकात हुई थी तो उसने कहा था कि वो शाम को चक्कर लगाएगा, लेकिन वो न तो कल शाम को वापस आया था और न ही आज उसने उनकी खबर ली थी। अलबत्ता उसके मुलाजिमीन इनकी बड़ी देखभाल कर रहे थे। यहाँ अगरचे उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अब उन पर वहशत सी तारी होने लगी थी। समीना ने उनकी बातों में हिस्सा लेते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे साथ किसी किस्म का धोखा किया जा रहा हो? शारिक बोला, धोखा? मैं समझा नहीं। समीना ने कहा, हाजी अब्दुल्ला का काम तो हो गया। उसने मुल्ला बशीर पंजगोरी को ये हिदायत की होगी कि हमें ठिकाने लगा दिया जाए। इस किस्म के लोगों से कुछ भी बैद नहीं है। डिकोस्टा ने कहा, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होती तो हमारी इस तरह खातिर मदारत न की जाती और न ही हमारी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाता। समीना बोली, जैसे तुम हमारी हिफाजत का बंदोबस्त कह रहे हो, ये निगरानी भी तो हो सकती है ताकि हम कहीं फरार होने की कोशिश न करें। शारिक ने कहा, रात तो गुजार ली जाए, सुबह मैं फोन पर मुल्ला बशीर पंजगोरी से बात करने की कोशिश करूंगा। वो कुछ देर और बातें करते रहे, फिर डिकोस्टा भी ऊँघने लगा। उस वक्त शायद रात के 11 बजे थे। हर तरफ सन्नाटा था। समीना शारिक के करीब ही लेटी हुई थी। दफतन वो एक झटके से उठकर बैठ गई। शारिक ने उसकी तरफ देखा। बोला, क्या हुआ? समीना बोली, दिल घबरा रहा है, सांस घुट रहा है। शारिक ने कहा, चलो बाहर लॉन में चलते हैं, ताज़ा हवा में तबीयत संभल जाएगी। वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। वो लोग चबूतरे पर चढ़कर जेटी के प्लेटफॉर्म पर आ गए। पुरानी लॉन्च के करीब पहुंचकर वो रुक गए। वो लोग समंदर में तैरती हुई रोशनियों को देख रहे थे। दफतन अपने अकब में आहट सुनकर शारिक चौंक गया। उसने मुड़कर देखा, लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी थी। उसके सर पर किसी वजनी चीज से जरब लगी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी नाचती नजर आईं। वो तेवरा कर गिरा। शारिक को आखिरी आवाज जो सुनाई दी थी वो समीना की चीख थी और उसके बाद शारिक का जहन तारीकी में डूबता चला गया।